गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि बालक के अधिगम निर्माण में साक्षात्कार किस तरह से सहयोग करता है। क्योंकि एक सामुदायिक संसाधनों के नज़दीक ले जाने के लिए एक जो विधि है वह साक्षात्कार भी हो सकती है, जिसका उपयोग करके बालक को हम किसी विषय या जैसे बैंक की कार्यप्रणाली है तो अब उसका तो प्रयोग तो बालक कर नहीं सकता है, उसमें किसी प्रकार की वो प्रयोजना वो बना नहीं सकता है। तो इसमें एक साक्षात्कार विधि एक ऐसा माध्यम है जिससे संबंधित बालक जानकारी को जुटा कर लाएगा और उसमें सारी जो उससे संबंधित जो बात है कार्य है उसको सीखे। यहाँ पर सर्वे भी संभव नहीं हो पाए क्योंकि अलग अलग बैंकों में तो बालक जाएगा नहीं, तो साक्षात्कार के माध्यम से वह उस व्यवस्था को आसानी से सीख समझ सकता है। तो इसी तरह से जो आवश्यक है, एक तरह से कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे हमारे सामुदायिक संसाधन से या हमारे कहा जाए कि समुदाय से जुड़ने के लिए भाई बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं या प्रकरण हैं जिनमें कि हम बालकों को साक्षात्कार के माध्यम से अधिगम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझना होगा कि साक्षात्कार कहा किसे जाता है। तो यहाँ हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे कि जी डार्ली के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, यानी कि ये बातचीत का वह तरीका है जो किसी उद्देश्य को लेकर आपस में चर्चा या बातचीत की जाती है, उसे ही साक्षात्कार कहा जाता है। बेस्ट की परिभाषा को भी हम देखते हैं यहाँ पर। बेस्ट के अनुसार साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है, जिसमें उत्तर लिखने के स्थान पर प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है। ठीक है ना, यानी कि यह प्रश्नावली का ही एक रूप है जिसमें कि उत्तरदाता उत्तर लिखता नहीं है, बल्कि जो प्रश्न करता है वह उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर और उसके उत्तरों को खुद लिखता है। मौखिक रूप से उत्तर प्राप्त करके उन्हें लिखा जाता है, मौखिक रूप से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वही साक्षात्कार है। एक तरह से इसको अगर हम यहाँ एक परिभाषा और बिस्ट, विषम और मीर की परिभाषा देखें तो साक्षात्कार एक गंभीर वार्तालाप है, यानी कि किसी उद्देश्य को लेकर की जाने वाली वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार के प्रकार, क्योंकि साक्षात्कार बहुत तरह से होते हैं। कभी अचानक कोई बात होती है उससे रिलेटेड हम बातचीत करते हैं, कभी हम प्री प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। तो यही चीज हमें समझनी है। साक्षात्कार के प्रकार पहला है संरचनात्मक साक्षात्कार। संरचनात्मक
संरचनात्मक साक्षात्कार यानी कि यह पूर्व निर्धारित होता है। इसमें क्या क्या है देखिए, पूर्व निर्धारित है यानी कि इसके लिए हम पूर्व में ही पूरी प्रिपरेशन करते हैं। हमको कहाँ जाके किससे बातचीत करनी है, क्या बातचीत करनी है, कुछ सब कुछ पहले से पूर्व तैयारी होती है। इसमें प्रश्न नियंत्रित प्रश्न होते हैं, प्रश्न नियंत्रित होते हैं, अर्थात कि इसमें प्रश्नकर्ता को पता होता है कि उत्तरदाता क्या उत्तर देने वाला होता है। जैसे कि इसमें नियंत्रित होते हैं, जैसे कि इसमें या तो हाँ नहीं में उत्तर लिया जाता है या बहुविकल्पीय प्रश्नों का सहारा इसमें लिया जाता है। अर्थात कि यहाँ पर जो है प्रश्न पूर्व नियंत्रित होते हैं, इसमें उत्तर भी निश्चित होते हैं। इसको हम यहाँ इस तरह से भी कह सकते हैं, उत्तर निश्चित होते हैं। जैसे हाँ नहीं या बहुविकल्पीय, जो पता होता है कि इनमें से एक ही उत्तर व्यक्ति देगा, तो उसी के आधार पर फिर बाद में है प्रश्न का जो क्रम है वो पूर्व निर्धारित होता है। बिल्कुल पूर्व में ही इसका जो है क्रम निर्धारित होता है। प्रश्नों का क्रम पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि इसमें क्रम को नहीं बदलते पहले से, क्योंकि प्रश्नावली पूर्व में ही बना ली जाती है, पूर्व में ही तैयार कर ली जाती है, इसीलिए यह एक संरचित साक्षात्कार कहलाता है। इसमें कभी कभी खुले प्रश्नों को, क्योंकि कुछ स्थान दिया जाता है, सभी प्रश्नों में खुलापन नहीं होता है और असंरचित नहीं होते हैं, वो संरचित होते हैं। कुछ ही प्रश्न होते हैं जिनको कि खुले प्रश्न के रूप में स्थान दिया जाता है, अन्यथा यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित और नियंत्रित साक्षात्कार व्यवस्था है, जिसमें कि प्रश्न भी निर्धारित होते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित होते हैं और क्रम भी निर्धारित होता है। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। चलो यही लिख लेते हैं, असंरचित साक्षात्कार। जैसे असंरचित साक्षात्कार में सबसे पहली चीज तो क्या होती है, खुले प्रश्न, यानी कि इसमें उत्तरदाता अपनी मर्जी से जो चीज़ वो समझता है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, उसके अकॉर्डिंग वो उत्तर, यानी कि जो उसको उत्तर सही लगता है वह उत्तर यहाँ पर वह देता है। यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि इसमें उत्तरों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग व्यूज़ निकल कर आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा विश्लेषण करने में इसमें समस्या आ सकती है। लेकिन इसके अंतर्गत असंरचित साक्षात्कार में खुले प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। फिर उत्तरदाता अपने अनुसार उत्तर देते हैं। अच्छा, इसमें विश्लेषण करने में कठिनाई, क्योंकि इसका जो साक्षात्कार जो उत्तरदाता है वो अपने अनुसार उत्तर देता है, उसमें भिन्नता पाई जाती है, बहुत वेरिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से कि विश्लेषण करने में कठिनाई आती है। फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि साक्षात्कारकर्ता को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। पहले जैसे संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत उत्तरदाता नियंत्रित उत्तर देता है, उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन इसके अंदर व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का स्थान निश्चित रूप से उसको मिलता है, वो अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, वह है दूसरा जो प्रकार है, वह है मतलब असंरचित साक्षात्कार के ही प्रकार है, ठीक है ना, इसीलिए मैं उधर करना चाह रही थी। तो उसमें पहला जो आपका है फोकस साक्षात्कार। फोकस यानी कि किसी एक मुद्दे को फोकस करके बात की जाती है, वही साक्षात्कार होता है। जैसे कि किसी ने कोई विशेष कार्य किया है तो उसी को फोकस करते हुए उसकी सफलता के पीछे क्या कारण है, क्या मेहनत है, किस तरह की उसके प्रयास हैं, इनसे रिलेटेड उससे चर्चा की जाती है, उसी पर फोकस
किया जाता है, इसीलिए इसको फोकस साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरा है नैदानिक साक्षात्कार, यानी कि यहाँ पर मूल रूप से चिकित्सक है, परामर्शदाता है, किसी की जैसे चिकित्सक है तो स्वास्थ्य संबंधी निदान करने के लिए वह नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है, यानी कि आपको क्या समस्या है, आपको क्या सिम्टम्स हुए थे, प्रारंभिक में जो क्या समस्या क्या हुई थी, इस आधार पर फिर वह ट्रीटमेंट लिखता है। वही चीज़ है परामर्शदाता, क्योंकि कोई समस्या है तो समस्या का मूल कारण क्या, क्यों समस्या महसूस हो रही है, उसके प्रारंभ कब हुआ, क्या कारण हुआ, इन सब को जानकर फिर वह परामर्श देता है। इसीलिए क्योंकि किसी समस्या का निदान किया जाता है, तो इसीलिए चिकित्सक और परामर्शदाता नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करते हैं। फिर बाद में है अनुसंधान। अनुसंधान साक्षात्कार, बहुत सारे अनुसंधान कार्य निरंतर रूप से चलते रहते हैं, तो इनके लिए इन अनुसंधानों की जो जानकारी, जो जैसे जिस भी से संबंधित अनुसंधान किया जा रहा है उसकी जानकारी को जुटाने के लिए अनुसंधान कार्यों के अंतर्गत भी साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। अगला है उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर। उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार। तो पहला है वैयक्तिक साक्षात्कार, जिसमें कि एक व्यक्ति विशेष से बात की जाती है, और सामूहिक साक्षात्कार, जिसमें कि पूर्व में ही किस समूह से बात करनी है, उस समूह को कहाँ पर कितनी बजे कैसे इकट्ठा होना है और फिर किस तरह से बातचीत की जाएगी, यह पूर्व में ही निर्धारित होता है। इस आधार पर साक्षात्कार कार्य किया जाता है। साक्षात्कार का क्रियान्वयन। इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, क्योंकि साक्षात्कार को एक सही ढंग से सही क्रियान्वयन के लिए बहुत अनिवार्य है कि उसकी स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप का ढंग से फॉलो किया जाए। तो इसका क्रियान्वयन में सबसे पहला है प्रश्न निर्माण। 3 चरण इसमें मूल रूप से होते हैं। पहला है प्रश्न निर्माण। इसमें जिस भी समस्या है, जिस भी विषय से संबंधित जानकारी हासिल करनी होती है, उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, यानी कि उससे संबंधित सही जानकारी निकल कर आ जाए, ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण करते समय विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है और उसी आधार पर प्रश्नों को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। फिर प्रश्नावली निर्माण। दूसरा चरण है प्रश्नावली निर्माण। प्रश्नावली निर्माण करते समय जो उप समूह हैं उनमें चर्चा की जाती है, क्योंकि हम प्रश्नों का निर्माण कर चुके हैं। अब किस क्रम में कैसे किस तरह के विचारों से के आपस में चर्चा करते हैं और प्रश्नों को अंतिम रूप देते हुए प्रश्नावली का स्टेप बाय स्टेप निर्माण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम विशेषज्ञों की राय भी ले चुके होते हैं और अंतिम रूप प्रदान करने के लिए, क्योंकि प्रश्नावली का निर्माण करना होता है, इसीलिए उप समूह में बैठकर विचार विमर्श करके चर्चा करके और उसको अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। और फिर बाद में जो बालक जो साक्षात्कार प्रश्नावली है उसको दो पक्ष इसके प्रश्न बालक के विचारों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकर और उसको अंतिम रूप प्रदान करके और फिर बाद में अप्लाई किया जाता है कि किस तरह से बालक को वो साक्षात्कार लेना है या उसको करना है। फिर बाद में है साक्षात्कार प्रतिवेदन, क्योंकि यहाँ पर साक्षात्कार प्रतिवेदन अंतिम रूप देने के बाद वो साक्षात्कार लेता है, किसी से बातचीत करता है, उससे समस्त आंकड़े इकट्ठे करके लेकर अब यहाँ पर प्रतिवेदन निर्माण किया जाता है। अब प्रतिवेदन लिखा जाता है
क्योंकि जो आपने साक्षात्कार लिया है उससे क्या जानकारी निकल कर आई है और क्या आप उसके बारे में उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब यहाँ पर बालक में जिन गुणों का विकास होता है, जैसे यहाँ प्रश्न निर्माण है, तो यहाँ पर बालक की जो कहना चाहिए कि मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, तर्क क्षमताओं का विकास होता है, एक तरह से स्वाध्याय की क्षमता का विकास इसमें होता है। फिर प्रश्नावली का निर्माण कि यानी कि किसी योजना का कैसे निर्माण किया जाता है, उसको सही आकार कैसे दिया जाता है बालक में, और बालक में अपनी योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया जाता है, यानी किसी कार्य को करने की क्षमताओं का विकास उसमें होता है। प्रतिवेदन, जो साक्षात्कार प्रतिवेदन लिखना है, इसके अंतर्गत जो है बालक में निष्कर्ष निकाल किसी चीज़ का विश्लेषण करने की क्षमता जब यहाँ होती है, तो यहाँ पर बालक विश्लेषण के आधार पर कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है, कैसे सही जानकारी को और किस जुटाया जाता है और किस तरह से उससे संबंधित एक सुझावात्मक विचारों को का निर्माण किया जाता है। इन क्षमताओं का विकास इसके माध्यम से होता है और ये साक्षात्कार जो कि एक बहुत कहना चाहिए कि सरल भी है और बहुत रोचक जो है विधि भी है, जिसमें कि बालक को किसी भी समस्या से संबंधित जो है प्रकरण दे दिया जाता है और उसके निदान के लिए बालक प्रयास करता है, साक्षात्कार करता है और उसमें अपनी क्षमताओं का विकास भी करता है और जो उस विषय वस्तु को हम सुगमता से सिखाना चाहते हैं वह आसानी से बालक सीख जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि बालक के अधिगम निर्माण में बालक के अधिगम निर्माण में साक्षात्कार कैसे सहयोगी है, स्पष्ट करें। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। अव्वल तो घर से बाहर निकलें ही नहीं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें। खुद भी सुरक्षित रहें, अन्यों को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान में रखें और आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।